फर्जी इनकाउंटर को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन भरत तिवारी के मसले पर, जैसे आपने भरत तिवारी का नाम लिया जी मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है, मीडिया के बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो भरत तिवारी के मसले पर बहुत ज्यादा उन्होंने सवाल खड़े किए, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट लीडर है, इवन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के भी लीडर है, उन तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब इस देश के मुसलमानों के साथ, इस देश के दलितों के साथ, इस देश में ओबीसी आदिवासियों के साथ, ओबीसी में खास करके यादवों के साथ जी जब उनका फर्जी इनकाउंटर होता है, तब आपकी आवाज भरत तिवारी का भी इनकाउंटर किया गया, उसी की बात बोल रहे हैं? या फिर जो भी स्टूडेंट्स उठते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, देश का भला सोचते हैं, उन लोगों का या तो इनकाउंटर किया जाता है या फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। देखिए, फर्जी इनकाउंटर अगर किसी के भी साथ होता है तो, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मास्टर का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पहला मास्टर जर्नलिज्म में रहा, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन में मैंने सेकंड मास्टर किया। इसके अलावा मैं कांग्रेस का स्टूडेंट रहा NSUI, जिसमें मैं पिछले 10 सालों से जिले से लेकर नेशनल तक की पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें सफर तय किया, और लास्ट में अभी तक मैं सोशल मीडिया का नेशनल सोशल मीडिया स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो बहुत सारे आपने प्रोटेस्ट किए होंगे, उस प्रोटेस्ट में आपके कई सारे साथी डिटेन किए होंगे, आप भी हो सकता है कभी किए गए? कई बार डिटेन हुए हैं, कई बार FIR भी हुए हैं। अगर उमर खालिद के फेवर में उनका फैसला आता है तो में ये साबित हो जाता है कि उमर खालिद के ऊपर तमाम एलिगेशन जो लगाए गए वो झूठे हैं, और जो झूठे हैं जी। अगर इन तमाम जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो ये जो तमाम मीडिया वाले जिन लोगों ने इस तरह के उनके ऊपर अल्फाज का इस्तेमाल किया जी, तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। तलहा भाई हैं, वो करते हैं, फरहान है वो करते हैं, आपके अपने गांव के परवेज भाई, आपको भी पता है बड़ी तादाद में उन्होंने स्टूडेंट्स मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा तमाम सीनियर है, एजाज भाई हैं, अब्दुल रहमान भाई हैं, अफजल भाई, तो सीनियर की भी रही है। कुछ जो जामिया के बाहर के लोग हैं, जिन लोगों ने वक्त बेवक्त हमें फिनेंशियली भी जो भी अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो उन्होंने बॉयज हॉस्टल है वो हॉस्टल बहुत करना, और इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो लोगों ने सवाल किया था कि हमारे पास और हॉस्टल्स होने चाहिए। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि अगर हम हॉस्टल बना देंगे तो ज़मीन कहाँ है हॉस्टल बनाने के लिए, अगर पेड़ काट देंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान ज़हीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। दोस्तों, जब सियासत महज सियासत की हैसियत से काम करती है तो ऐसी सूरत में सियासत में मजहब भी इस्तेमाल हो जाता है और जातिवाद भी, और कभी कभी इसी सियासत में देखने को मिलता है कि जिहालत भी शामिल हो जाती है। लेकिन अगर उसी सियासत में तालीम भी शामिल हो जाए तो ऐसी सूरत में कौम व मिल्लत का भला होता है और मुल्क तरक्की करता है। मैंने ये जुमला महज इसलिए बोला क्योंकि अभी हमारा पॉडकास्ट होने वाला है आज का, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी होगा और कौम मिल्लत की भलाई पर भी। और इसी से हमारे एक भाई ज़ीशान खान जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आज की हमारे पॉडकास्ट जिसके साथ होने वाला है, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना तारुफ पेश कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने पॉडकास्ट में बुलाया। मेरा नाम ज़ीशान अहमद खान है। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, जो गोरखपुर के सियास के पास सटा इलाका है, नेपाल बॉर्डर के पास, में वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मास्टर का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पहला मास्टर जर्नलिज्म में रहा, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन में मैंने सेकंड मास्टर किया। इसके अलावा मैं कांग्रेस का स्टूडेंट रहा NSUI, जिसमें मैं पिछले 10 सालों से ज़िले से लेकर नेशनल तक की पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें सफ़र तय किया, और लास्ट में अभी तक मैं सोशल मीडिया का नेशनल सोशल मीडिया हेड रहा हूँ मैं। और इसके अलावा देश भर के जो अलग अलग मौजू होते हैं, बराबरी की हिस्सेदारी की बात आती है, जो इनजस्टिस के खिलाफ लगातार जिस हद तक भी हो सकती है मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहा हूँ अभी तक। जी, ये मैं इसमें आप NSUI से जुड़े हुए हैं शायद, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब आए होंगे कॉलेज में तो आप 12th करके आए होंगे, तो यहाँ पर आप आए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जोड़ने का आपका ख्याल कैसे आया? मतलब पहले से सोच की या फिर यहाँ पे आकर के तजर्बा हुआ? नहीं, मैं यहाँ दिल्ली आने से पहले ही मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ चुका था सिद्धार्थनगर में, क्योंकि मैं देखता था नजीब का मसला पहले से चलता आ रहा था। उसके बाद देश भर में और भी लगातार 2014 के बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, जिस तरह से समाज को बांटने की बात हुई, जिस तरह शुरू हुई, जिस तरह से कम्युनिज्म की पूरी कम्युनिस्ट जो पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ, उस दौर में मुझे ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पर खास करके नौजवानों में उतनी बेदारी नहीं,
जी, मुझे लगा कि शायद यही रास्ता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़रिए मैं अपनी बात को सही तरीके से रख सकता हूँ और अपनी बात संसद की गलियारों तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से ही मैंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगातार अलग-अलग इश्यूज़ पे अपनी बात लिखता भी हूँ, कलम के ज़रिए भी लिखता हूँ जी, और लगातार और भी जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उस पर अपनी बात रखता आया है। जी। जामिया में जब आप आए तो वहाँ की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ मूवमेंट्स चलती होंगी, हुँ। जैसे एनएसयूआई है और आइसा वगैरह। तो आपने एनएसयूआई को जॉइन किया, तो मतलब इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एनएसयूआई हमेशा से कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी या किसी भी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं, हम एनएसयूआई का हमेशा रहा है जो जो हर एक तबके के स्टूडेंट्स को लेकर, चाहे वो देश का गरीब हो, आखिरी पंक्ति पर खड़ा स्टूडेंट हो, उसके लेकर आवाज़ हमेशा एनएसयूआई उसके लिए लड़ाई लड़ती रही है। कांग्रेस पार्टी की एक स्टूडेंट भी हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो इस देश के गरीबों से लेकर, महिलाओं से लेकर आदिवासी, खासकर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार उसके लिए चाहे जब सरकारों में रही तो सरकारों में अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए उनको चाहे रिजर्वेशन देने की बात हो, उनको उनके लिए एजुकेशन से लेकर जो भी उनकी हिस्सेदारी की बात हो तो कांग्रेस पर देती रही। जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी तो इनके इनके तमाम मुद्दे रहे हैं जो इसके लेकर जो भी उनके खिलाफ अगर भी इंडस्ट्रीज हुई तो कांग्रेस पार्टी लगातार उसको लड़ाई लड़ती रही। जी, उसी का एक पार्ट है एनएसयूआई, स्टूडेंट्स है और एनएसयूआई हमेशा से अपनी भी सरकारें रही, अगर ऐसा एनएसयूआई को महसूस हुआ है कि नहीं हमारी भी सरकारों में अगर कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंजस्टिस हुआ है तो एनएसयूआई अपने सरकारों के से भी जाकर स्टूडेंट्स के इशूज पर बात की है। तो मैं इसको देखते हुए मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया और उसमें अभी तक मैं जिस जिस मोटिव के साथ मैंने एनएसयूआई ज्वाइन हुआ था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एनएसयूआई के साथ मेरा जाना तब मेरा फैसला कभी भी गलत नहीं रहा। जी। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी हम हमारी बात हो रही थी वहाँ भी बैठ कर के, कि आप जब एनएसयूआई से जुड़े, वहाँ के उसके मेंबर रहे हैं, तो आपने ख़ास तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपने इस मूवमेंट से जुड़कर लोगों की क्या खिदमत करी होगी? क्योंकि कहा जाता है कि लोगों की मदद करना और लोगों के साथ रहमदिली के साथ पेश आना। ये इसके बारे में एक जुमला कहा जाता है कि अगर आप रहमदिल नहीं है तो आप नेक नहीं हो सकते। तो क्या रहमदिली, इंसानियत, लोगों की हेल्प करना, इस तरह की कोई सोच भी इस मूवमेंट में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है और जामिया के जो भी मुद्दे रहे हों जी, लगातार स्टूडेंट्स के जो तमाम मुद्दे रहे उस पर हम अपनी बात रखते रहे, लड़ाई लड़ते रहे हैं। जामिया में जिस तरह की सोच आज लगातार हावी हो रही है, जिस तरह से आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को बैकडोर से जामिया पर काबू उसको लागू कर रही है, जिस तरह से जामिया पे सिस्टमेटिक तरीके से अटैक हो रहा है, जी, उसके खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। इसके अलावा चाहे एडमिशन हेल्प डेस्क की बात की जाए, स्टूडेंट्स के तमाम और भी उनके मुद्दे रहे हों, उन मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ती सी एनआरसी से लेकर आज तक जो भी मुद्दे रहे उस पर हम लड़ाई लड़ते रहे और जी, उसको लेकर कहते हैं। इसके अलावा हम जिस इलाके से मैं आता हूँ वो कहीं ना कहीं एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली हर एक तरीके से बैकवर्ड है जी, और मुझे हमेशा एहसास होता जब मैं जामिया आता था तो मुझे एहसास होता था कि मैं जिस मिट्टी से जुड़ा हूँ, जहाँ से मैंने एक सफ़र ये दिल अपने गांव से लेकर जामिया तक तय किया है, मुझे बहुत परेशानियाँ हों। तो ऐसे जो जो भी आस-पास के बच्चे हैं जिनको हम मुझे तो फिर भी बहुत क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम जेएनयू से उनकी तालीम रही तो कहीं न कहीं मुझे तो फिर भी आसानी हुई जामिया तक पहुँचने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब सहूलियात नहीं मिल पाती। जी, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात आती होंगी उसको लेकर आज से 3-4 साल पहले जामिया के हमारे कुछ साथी जो कहीं न कहीं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी मूवमेंट से या किसी भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं। हम लोगों ने एक मशवरा कर एक मुहिम शुरू किया है अपने इलाकों के लिए, 5, 6, जी, 7 जिलों के लिए जो खास करके एजुकेशनली, सोशली बहुत बैकवर्ड है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि हर साल साल दर साल लगातार उसमें कामयाबी मिलती आ रही है। जी, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स का एडमिशन जामिया में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जी, तो ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का ये कर रहा है कि एक सोच आपके अंदर पैदा की, आपके अंदर अवेयरनेस आया कि सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकली इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, इश्यूज को सॉल्व भी करें, कोशिश करें कि
जो जो आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, जो कर सकते हैं सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको करें। और उसी का पार्ट रहा है जो ये पूरा मूवमेंट अभी तक चल रहा है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चों का एडमिशन रहा है। जी, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं जी, और बिल्कुल आपसे कर जुड़े रहे हुए भी लोग मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हो रहा है। आपने एक बात की अभी यहाँ पर, मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी, मैं इसमें आपसे पूछना चाह रहा था कि एक यूनिवर्सिटी जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर जब एक ख़ास विचारधारा के लोग आ जाते हैं, तो वहाँ की एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? आप जामिया के खुद आप स्टूडेंट्स जी। हैं, आपको भी एहसास होता होगा कि किस तरह से लगातार जामिया का जो मकसद रहा, हमारे बुजुर्गों ने जब जामिया की नींव रखी थी, तो कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जो इस देश को बांटने की बात करते हैं, जो लगातार इंजस्टिस जिनका हमेशा रवैया रहा है, वो जो भागीदारी देने से जिस ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी नहीं रहा, जो महिलाओं को मेन स्ट्रीम में आने से जिनकी रही है कि वो महिला विरोधी रहे हैं, जो लगातार इस देश के पिछड़े जो पिछड़े हैं, शोषित वर्ग हैं, मुसलमान हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हमेशा उनका प्रोपेगेंडा रहा है। लगातार उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं काम किए। जी, और आज जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो जामिया हमेशा रेसिस्टेंस का मरकज रहा है जी, बिल्कुल। इस मुल्क में या पूरी दुनिया में, अगर कहीं किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई हो, किसी मजलूम को सताया गया हो, किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी हुई हो, तो जामिया से हमेशा आवाज़ उठी है। उसके लिए जामिया ने हमेशा रेसिस्टेंस का रास्ता अपनाया है और जामिया उस पर काम करती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने ये महसूस किया है कि जामिया में इसको किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, जामिया में ऐसे लोगों की हायरिंग हो रही है, ऐसे तमाम प्रोफेसरों की हायरिंग हो रही है जिनको जो पता है कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जो है आरएसएस से है, आरएसएस की किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, वो जामिया में काम कर रहे हैं। और लगातार जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच कही जाती है, जो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन होती है, जहाँ पर जामिया हमेशा डाइवर्सिटी का एक अड्डा रहा है। वहाँ पे इस मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग आते हैं, अलग अलग सोच के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं। कहीं ना कहीं उस सोच पर भी उस जो आते हैं, हम अलग अलग इलाके को कल्चर के लोगों से, एक दूसरे से मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से जब मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे की कल्चर का जी, किससे कहीं ना कहीं हमारा आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसके खिलाफ जितनी भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसको खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अगर जामिया में जो भी आरएसएस के इस तरह की सोच को अगर वो उनको लगता है कि इसमें कामयाबी मिल जाएगी, तो उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स ने हमेशा से, चाहे वो सीएनआरसी का मुद्दा रहा हो या इससे तमाम और रहे हों, जामिया आज़ादी की लड़ाई से जामिया की नींव रखी गई है। जी, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई और जामिया मूवमेंट भी उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। जी, तो इसको अगर किसी को लगता है कि इसको खत्म कर सकते हैं या इस पूरे का जो जामिया के या हमारे जो तहजीब है उसको उस पर अटैक कर सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी है। लेकिन ये इस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, आरएसएस वाले या फिर कोई भी संगठन इससे जुड़े हुए, वो लोग तो अपने आप को देशभक्त बताते चल रहे हैं कि हम इस मुल्क के जो है फ़ायदे के लिए सोचते हैं। इनकी तारीख हमेशा से रही है। आज़ादी से पहले जिस तरह से चाहे सावरकर से लेकर तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से बाकायदा माफ़ीनामा लिखा। और ये यही ऑर्गेनाइजेशन है जो आज़ादी के 70 सालों तक इन्होंने अपने कार्यालय पर हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं फहराया। जी, और यही ऑर्गेनाइजेशन है इस देश की हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ये जो तमाम कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमेशा जामिया की हिंदुस्तान की तहजीब रही है, जो सबकी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। उसको जो अंग्रेज करते आए हैं, फूट डालो राज करो, कहीं ना कहीं इसका लगातार किया इन्होंने, इस पर किया है। जो हमारा पूरे साझी विरासत है उस पर इन्होंने हमेशा अटैक करने की कहीं ना हर तरीके से कोशिश की है। तो अगर ये जो राष्ट्रवाद या देशभक्त का है, महज इनके 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 शब्दों में है, इनके अल्फाजों में है। इनकी सच्चाइयाँ यही है कि ये हमेशा से मुल्क की जो साझी विरासत है उस पर हमेशा से इन्होंने हमला किया है, उसको हमेशा से तोड़ने की कोशिश की है। आज देखिए मुल्क में किस तरीके के नफरत का माहौल है। पूरा मुल्क आज नफरत के इस जो जहर भर दिया गया हवाओं में
आज मुल्क के हवाओं में जहर भर दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आरएसएस का रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हुकूमत जो नौजवान उभर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करती है, चाहे वो जामिया की बात करें या फिर जेएनयू की। आप देख सकते हैं 5 साल तकरीबन 6 साल होने वाले हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद और ये सारी चीजों को, इन सारे लोगों को बंद किया गया। जामिया में भी ऐसा होता रहा है। तो इससे देश में क्या नुकसान हो सकता है? जबकि नौजवान ही पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे, उनके अंदर नई सोच होती है, तालीम याफ्ता होते हैं, वो समझ सकते हैं कि कौम मिल्लत का भला कैसे हो सकता है। इनको गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। इस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल? जब जब भी कभी भी किसी भी मुल्क में राइट विंग आइडियोलॉजी जब सरकारों में आती है, सत्ता में आती है, तो उनकी सबसे पहली कोशिश होती है उन तमाम जो सोच है, जो इस तरह के लोग हैं जो आज़ाद सोच रखते हैं, जो इस अपने मुल्क में हिस्सेदारी की बात करते हैं, उनको सबसे पहले किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। ये उनके अंदर का डर है। उनको वो डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि मालूम है कि यही नौजवान है जो इनकी जो झूठ की इमारत पर जो जिस तरह से नफरत की नींव पर जो उन्होंने पूरी अपनी सत्ता की इमारत तैयार की है, इसको यही नौजवान ढा सकते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं, इनको पता है कि ये सही गलत क्या है और उस मुल्क के लिए क्या बेहतरी। तो उमर खालिद की जैसे आपने बात की, तो कहीं ना कहीं सरकार हमेशा उमर खालिद से डरती रही है, उनकी सोच से डरती रही है। ये एक आवाज है जिस आवाज से सरकार डरती रही है। ठीक उमर खालिद ही नहीं, ईरान हैदर हैं, इस तरह के तमाम और भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं। हमारे एनएससीआई है, एनएससीआई के बहुत सारे तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार जब सरकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार सबसे पहले दमनकारी नीतियों को अपनाती है। उनको ये लगता है कि अगर ये आवाजें लगातार उठती रहेंगी तो कहीं ना कहीं इनके लिए खतरनाक साबित होगी। तो ये हमेशा से ये रहा कि जो कायर होते हैं, तो कायरता की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनके खिलाफ अपनी बात रखता है, उनकी सत्ता के खिलाफ अगर गलत को गलत कहता है, तो सरकार सबसे पहले उनको दबाने की कोशिश करती है। जी, ये एक सवाल अभी तक पूरे देश में चल रहा है कि उमर खालिद को जो उन्होंने बंद किया हुआ है उसके ताल्लुक से, कि जब उनके ऊपर सिर्फ आरोप लगाया गया है, वो फाइनल भी नहीं हुआ, उसके बावजूद उनको, शर्जील इमाम को और उमर खालिद को, अभी तो खैर कुछ लोग बाहर आ गए, खालिद सैफी वगैरह, लेकिन उन लोगों को अभी तक बंद कर रखा है। तो इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फाइनल ही नहीं है कि मतलब उन लोगों का जुर्म क्या था, बस ये आरोप लगाया गया कि बिल्ली के दंगाई है। इस ताल्लुक से ये मतलब लोकतंत्र के लिए भी बहुत मतलब शर्मनाक बात है कि बिना ट्रायल के 5 सालों से ज्यादा आप जेलों में इस तरह के लोगों को जेलों में आप रख रहे हैं। और ये साबित करता है कि सरकारें किस तरह से आपसे डरती है। ये उमर खालिद की जीत है कि सरकार आपसे डरती है और जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी, जुडिशरी लगातार बिना ट्रायल के इनके जमानत को भी खारिज करती आई है और भी वही पिछले अभी लगातार। तो बिना ट्रायल के 5 साल रखना ये पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर हमला है और यही इसी तरह की सरकारें हमेशा राइट विंग की कहीं भी किसी भी मुल्क में सरकारें रही उनका यही रवैया रहा है। जी, वही मैंने शुरू में आपसे मतलब ये शुरू में बताया था कि जब सियासत बनकर काम करती है तो उस वक्त कम्युनिटी की जो लोग होते हैं इनको दबाया जाता है। चाहे शुरू में मैंने आपसे जो बात करी है उसी ताल्लुक से मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम अभिजीत दीपके है इसलिए मैं बाहर हूँ, अगर मेरा नाम खालिद होता तो इस वक्त मैं अंदर होता। तो इस ताल्लुक से मतलब मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करना और मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके किसी को अंदर कर लेना और उनके कम्युनिटी जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म करना। आइडेंटिटी के बेस पर लगातार पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार मुसलमानों के ऊपर अटैक किया गया है। वो बुलडोजर कानून के नाम पर जिस तरीके से बुलडोजर तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, फर्जी मुकदमों में ना जाने कितने मुसलमानों को जेलों में, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दलितों को जेलों में डाला जा रहा है, आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है। इन तमाम इस तरह के सरकारें तो सरकारों का अपना एक एजेंडा होता है और उसमें लगातार बुलडोजर के नाम पर इस तरीके से पूरी तरीके से लोकतंत्र को ताक पर रखकर
ये लोग इस तरह का कर रहे, तमाम ऐसे केसेस आपको पाए जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि आइडेंटिटी, महज आपकी आइडेंटिटी के बेस पर आपको अटैक किया जा रहा है। जी, नौजवानों को हमारा मुल्क जो है वो पहचान नहीं पा रहा है। नौजवानों की ही अगर बात करें तो जो भरत तिवारी का भी इनकाउंटर किया गया उसी की बात बोल लें, या फिर जो भी स्टूडेंट्स उठते हैं पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, देश का भला सोचते हैं, उन लोगों का या तो इनकाउंटर किया जाता है या फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो फर्जी इनकाउंटर अगर किसी के भी साथ होता है तो वो गलत है। फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर का हमेशा विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज आपको उठानी चाहिए, चाहे वो अपराधी हो, उसके भी अपने अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी अधिकार दिया गया है। तो फर्जी इनकाउंटर को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन भरत तिवारी के मसले पर, जैसे आपने भरत तिवारी का नाम लिया जी, मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है, मीडिया के बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो भरत तिवारी के मसले पर बहुत ज्यादा उन्होंने सवाल खड़े किए, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट लीडर है, इवन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के भी लीडर है, उन तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब इस देश के मुसलमानों के साथ, इस देश के दलितों के साथ, इस देश में ओबीसी आदिवासियों के साथ, ओबीसी में खास करके यादवों के साथ जी, जब उनका फर्जी इनकाउंटर होता है तब आपकी आवाज कहाँ हो? जी, एक शेर है कि गलते घर को देखने वालों को उसका ठोकर आपका आग के पीछे तेज हवा आगे आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जी, तो आपको सिलेक्टिव मुद्दों पे जब आवाज उठाते हैं तो महज ये आग आप हमारे तक नहीं, ये आग आप तक भी पहुंचेगी। और उसका एक एग्जांपल आपके सामने है, फर्जी इनकाउंटर का। अगर आपने वक्त पे आपने जब इस देश के मुसलमानों के साथ, इस देश के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ अगर अटैक हो रहा, उस वक्त आपने आवाज उठाई होती। लगातार बुलडोजर कानून एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया, जिसको जुडिशरी को पूरी तरीके से ताक पर रखकर, लोकतंत्र को पूरी तरह ताक पर रखकर आज बिना किसी जस्टिस के, बिना किसी सुनवाई के सीधे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। उस पर आप चुपचाप देखते हैं। तो उसी का नतीजा ये, क्योंकि समाज में हमारा समाज एक तरीके से जो कहा जाएगा कि मुर्गे के पिंजरे की तरह है। जिस मुर्गे को जिसको शहीद करना है, जिसको कुर्बान किया जाएगा, सिर्फ उसी की आवाज निकले, बाकी सारे लोग चुप रहते हैं। तो जब आपके ऊपर अटैक होता है तो आप आवाज उठाते हैं, लेकिन जब दूसरे के ऊपर अटैक होता है तो आप देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी का ये नतीजा कि समाज में अगर आप किसी के साथ भी इंजस्टिस होता है, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल मेरी बारी थी, परसों आपकी बारी। जी बिल्कुल। तो किस ताल्लुक से उनको मतलब जेल में बंद किया गया? देखिए, जब तक, क्योंकि अभी तक कोर्ट में फैसला, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी, ये महज पुलिस की अपनी एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए ही उसको मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। मीडिया में इस तरह के जहर को एक नैरेटिव सेट किया गया उमर खालिद के खिलाफ। और मीडिया जिस तरह से आज काम कर रही है इस मुल्क में, जिस तरीके से मीडिया काम कर रही है, कि जो आज नफरत का पूरा माहौल बना है, आज जिस तरीके से समाज में ये जहर घोला जा रहा है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ही खुद से ही तो कोर्ट बनकर तय कर देती है कि कौन क्या है और किसको कौन से अल्फाज के साथ उसको नवाजना है। तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि उमर खालिद को इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कोर्ट का फैसला आया नहीं। तो मेरा एक सवाल उन तमाम मीडिया के लोगों से कि कोर्ट अगर उमर खालिद के फेवर में उनका फैसला आता है, कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उमर खालिद के ऊपर तमाम एलिगेशन जो लगाए गए वो झूठे हैं, जो झूठे हैं जी, अगर इन तमाम जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो ये जो तमाम मीडिया वाले जिन लोगों ने इस तरह के उनके ऊपर अल्फाज का इस्तेमाल किया जी, तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे या नहीं? वो जो रिपोर्ट वो उस वक्त दिल्ली पुलिस ने जारी करी थी, उस रिपोर्ट को भी अवाम ने धिक्कार दिया था, क्योंकि वो रिपोर्ट जो थी वो खुली झूठ थी, बिल्कुल झूठ थी। वो बताया गया कि मतलब कोई मीटिंग बिठाई गई थी और कहा गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम लोग दंगा करेंगे, उनको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट कह रहे हैं कि उमर खालिद ने और उनके जो भी लड़ रहे होंगे मीटिंग में, उन्होंने 8 तारीख को मतलब मीटिंग करी थी, और जबकि फाइनल ये हुआ था कि 14 तारीख को आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये मिली जुली बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिक फेलियर है
जी पूरी तरीके से इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने फेल्योर को ठीकरा फोड़ने के लिए किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगाना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने फेल्योर को कुछ लोगों के ऊपर जो इस देश में लगातार सरकारों के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। इस मुल्क में तमाम जो मुद्दे रहे, चाहे वो दलितों का मुद्दा रहा हो, आदिवासियों का रहा हो, महिलाओं का रहा हो, या कोई भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, शोषित वर्ग हो, पिछड़ों की बात की हो, मुसलमानों की बात की गई, इस देश के तमाम स्टूडेंट्स की बात की गई हो, जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, तो किसी न किसी तरीके के बहाने से उनको दबाने की कोशिश की गई। उसी का एक नतीजा है। जी। और अब देश को जरूरत है कि ये पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर देख लें या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको देख लें, तो वीडियोस में और रील्स में देखने को यही मिलता है कि हमारे सांसद में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो जमहूरियत है वो खत्म हो रही है। लोग मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर सियासत कर रहे हैं। तो मैं इसके आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में अभी क्या जरूरत हो सकती है, कितनी जरूरत हो सकती है कि पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स आए? स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अहमियत अभी फिलहाल के दौर में क्या हो सकती है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अहमियत हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जरिए ही आप इस मुल्क की जो पॉलिसी है उसमें आप अहम रोल कर सकते हैं। और इस मुल्क में नौजवान हो या कोई भी हो, अगर देखा जाए सोशल मीडिया के जरिए से या फिर समाज में, माशरे में ही, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे नाराज है कहीं ज्यादा। और कहा जाता है 1.5 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद हम उभर नहीं रहे हैं, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। आपने अभी एक देखा होगा, पिछले 2 महीने से पेपर लीक का एक मुद्दा चल रहा है। जी। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार कई पेपर लीक हुए। महाराष्ट्र में टेक का पेपर लीक हुआ। जी। तो ज्यादातर मासियों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं भाजपा के नेता का कहीं न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको लोगों का नाम आ रहा है। जी। पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए। जी। 89 पेपर लीक। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त भी मैं इस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हम सरगर्मी के साथ लड़ाई लड़ी थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन NSCI मौजूदा वक्त तो उस वक्त के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर में मूवमेंट किया था। 24 लाख बच्चों का फ्यूचर खतरे में, उनको अंधकार में डाला गया था। जी। इस बार 22 लाख बच्चे, बस तकरीबन 22 लाख के ही बच्चों ने नीट पेपर शामिल हुए। जी। और आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर लीक होता है। लगातार देश भर में सभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार, इवन जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जिस संस्था को, NTA को सरकार ने ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब से इस पोस्ट को संभाला है, तब से लगातार वो इसको अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से करने में पूरी तरह विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार का कोई एक्शन नहीं आया है। तो ये बताता है कि सरकार कितनी ज्यादा संवेदनशील है। आज 30 बच्चों ने सिस्टम से मायूस होकर आत्महत्या कर ली है। जी। माँ बाप ख्वाब देखते हैं, गांव देहात का बच्चा ये ख्वाब देखता है कि एक दिन वो डॉक्टर बनकर समाज में अपनी हिस्सेदारी करेगा, अपनी भागीदारी करेगा। जी। माँ बाप को एक केस है, एक ऐसा केस हमारे पास, इवन हमारे संगठन के लोग वहां पर जाकर उन लोगों से मुलाकात भी किए थे। राहुल गांधी जी ने उनके फैमिली से बातचीत भी की थी। बताया गया कि सीकर का मामला है कि 11 लाख रुपए उनके पेरेंट्स ने कर्ज लेकर अपने बच्चे को तालीम के लिए दिया था। बाद में चंद पैसों में 4 लाख 3 लाख रुपए में यही सिस्टम पेपर भेज देता है। उससे पेपर नहीं लीक होता है। इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों का सपना टूटता है, उनका भरोसा खत्म होता है सिस्टम से। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिनके लिए आखिरी अटेम्प्ट, उनके लिए था ये आखिरी बार हो सकता है, उसके बाद क्योंकि उनकी फैमिली का वो कंडीशन ना उस तरीके की, क्योंकि हर एक तरीके के किसी का सबकी हालात एक जैसे नहीं होते। बड़ी मशक्कत के साथ माँ बाप पैसे के इकट्ठा कर उनको तालीम के लिए उनके तालीम को कराते हैं।
और फिर उसके बाद होता है, मैं एक बार कह दिया जाता, माफी के नाम पे कह दिया जाता कि बस सिस्टम का एक फेलोर है, सिस्टम का फेलोर समझिए। और अभी भी कोई भी इस पर पूरे मसले पर सरकार पूरी तरह चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश करने का वक्त है, तमाम जब कोई आता है सेलिब्रिटी के का बर्थडे विश करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन इस देश का जो फ्यूचर है, उनके उनके जब उनके भविष्य पर बात होती है, इस देश के नौजवानों की जब बात होती है, पेपर लीक की बात होती है, तो चुप्पी साथ से। आज देख लीजिए बेरोजगारी का आलम क्या है, मुल्क के नौजवानों का क्या हाल है, नशे से ग्रस्त हो रहे हैं जी। तमाम अलग अलग स्टेटों में। हम लोग नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बेरोजगारी से कितना ज्यादा परेशान है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। हर चौथा बच्चा मेंटल हेल्थ से परेशान है। और अभी तक बहुत सारे आईआईटीज में देख लेंगे, मतलब नॉर्मल दिनों में भी देखेंगे तो इस तरह के आपसे मसले आएंगे जिसमें आपको मालूम होगा कि बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी तक मेंटल हेल्थ पर कोई फ्रेम उठ नहीं तैयार है, कोई भी इस तरह के सरकार की मेंटल हेल्थ पर कोई खाते नहीं। अब जामिया में देख लीजिए कितने बच्चे आपके अपने जिस आप क्लासेस जो भी आप कोर्स में होंगे या आपके तमाम जो साथी हैं, अगर आप उनसे जब उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग खुद भी वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। जी। ये सारा सरकार का पूरी आप है, पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद बात कही जाएगी जो आपने बात कही कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, स्टूडेंट को क्यों स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, इसलिए आना जरूरी है जी। क्योंकि जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जब सिस्टम पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो उनको ये एहसास दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से आप फेल हैं। आपको इस मुल्क के तमाम करोड़ों लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के होना जरूरी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो बहुत सारे आपने प्रोटेस्ट किए होंगे, उस प्रोटेस्ट में आपके कई सारे साथी डिटेन किए होंगे, आप भी हो सकता है कभी किए गए। कई बार डिटेन हुए हैं, कई बार एफआईआर भी हुए हैं, और डिटेन का तो बहुत बार है। मतलब डिटेन का तो ऐसा रहा कि पुलिस का हमेशा रहा कि छोटे से उसके मसले पर डिटेन कर लेती है, तो डिटेन को रहे। और ये इनका डर बताता है स्टूडेंट से कितना डरते हैं जी, कि छोटी छोटी बात पे आपको एक स्टूडेंट्स अपनी बात नहीं रख पा रहा है। जब जमहूरियत की बात भी कही जा रही हो, जब लोकतंत्र की बात कही जा रही हो, उस मुल्क में, गांधी के इस देश में, नेहरू के देश में, अम्बेडकर के देश में, मौलाना आज़ाद के देश में स्टूडेंट्स आज अपनी बात नहीं रख पा रहा है। उसको पुलिस या स्टेट के तरीके से उसको देखा जाता है कि उनको उसको इस तरह ट्रीट मिलता है। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि सिर्फ डिटेन नहीं हुआ है, बदतमीजी के साथ भी इस तरह का हुआ कि कहीं ना कहीं मिसबिहेविंग भी हुई है, वह एफआईआर भी हुए हैं। ये तो रहा है। जैसे आपने अभी बात की कि जामिया में स्टूडेंट्स का कोई यूनियन नहीं है, वो ख़त्म कर दी गई तरीके से, तो आप लोग स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम कर रहे हैं। जैसे आप ये मूवमेंट है इस्लाही और दूसरी, तो आप लोगों ने कभी जैसे कैंपस प्लेसमेंट हो गई, स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप वगैरह, इसके लिए आपने कभी कोई काम किया जिससे स्टूडेंट का फ़ायदा हो? देखिए बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है जो यूपीए गवर्नमेंट में शुरू की गई, बाद में वो बंद हो गई। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक मतलब खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है ये, उसको बंद कर दिया गया। उसके खिलाफ लगातार हमने आवाज़ उठाई, हमने मुफ्ती का घेराव किया। इवन जो इस फेलोशिप से जुड़े हुए लोग हैं उनका राहुल जी तक उनकी बात पहुंचाई, राहुल गांधी तक उनकी बात पहुंचाई जी। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में उसको बात को उठाया। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पीएन प्रतापन, उन्होंने पार्लियामेंट में इस इशू को सवाल किया। इसके अलावा प्लेसमेंट का रहा कि जामिया के प्लेसमेंट में बहुत बार ऐसे हुए कि प्लेसमेंट को लेकर बाकायदा जो भी हमारे जामिया यूनिट है, हमारे जामिया यूनिट के प्रेसिडेंट है फैज़ान, वो इससे पहले अदनान रहे, लॉ के स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने अपनी बात रखी। फैज़ान ने कई बार लेटर के जरिए या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस तरह के तमाम मसलों पर लगातार काम कर रहे। सिर्फ ये नहीं, जामिया के जो भी छोटे छोटे इशूज़ होते हैं, हॉस्टल का मसला होता है, जो बेसिक जो सबके जो एक एज आ स्टूडेंट्स के राइट्स होते हैं, उसको लेकर अगर उनके साथ कुछ होता है तो जामिया निस्वा यूनिट, ज़रूरी नहीं कि कई मसलों पे मैं ही रहा हूँ, कई बार हमारी जो यूनिट रही है उन लोगों ने उस पर काम किया है।
आपने हॉस्टल की बात करी, हॉस्टल बहुत, जो बॉयज़ हॉस्टल है वो हॉस्टल बहुत कम है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो लोगों ने सवाल किया था कि हमारे पास और हॉस्टल्स होने चाहिए। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि अगर हम हॉस्टल बना देंगे तो ज़मीन कहाँ है हॉस्टल बनाने के लिए, अगर अगर पेड़ काट देंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो हॉस्टल की क्या ज़रूरत हो सकती है, किस तरह से इसका बिल्कुल मसला हल? हॉस्टल का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस इलाके में जामिया जामिया नगर में जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास के जो इलाके हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए कि जो फ्लैट ऑनर्स हैं, कितने महंगे वहाँ पर हैं। मतलब फ्लैट्स अगर बात करें, जो स्टूडेंट बाहर रहकर रहते, जिनको हॉस्टल का फैसिलिटेट नहीं हो पाता है, आम परिवार का स्टूडेंट्स अगर किसी गरीब परिवार से आने वाले बच्चे के लिए बहुत मुश्किलात आ जाए। जी, तब इवन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली आए तो उनके लिए, फैमिली से आने वाला भी बच्चे के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। इसी वजह से आप फिर एक एक फ्लैट में 5-5 6-6 लोग रहते हैं, क्योंकि शेयरिंग हो पाए। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हॉस्टल का ना होना। उसकी वजह से ही मनमानी ये जो जो भी रेंट और फ्लैट ऑनर्स हैं, जो रेंट पर लोग रहते हैं, उनको परेशानियाँ होती है। मनमाने मनमाने जो वो है रेंट है वो मांगते हैं। मजबूरी है वो, तो स्टूडेंट्स को देनी पड़ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों नहीं काम कर रहा? देखिए जामिया की तो सच्चाई की जामिया के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास ज़मीनें नहीं, बहुत ज़मीनें हैं जामिया के पास, बना सकती है। मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि जामिया के पास 279 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी फ़िलहाल करंट में, सॉरी, 379 एकड़ ज़मीन है और अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 259 बची हुई है। देखिए बहुत सारे ऐसे ज़मीनें जहाँ पर जामिया हॉस्टल, इवन जो बिल्डिंगें हैं, बहुत ऐसी बिल्डिंगें जर्जर अगर सही तरीके से बनाए जाए, तो 2-2 3-3 फ्लोर की जगह पर अगर अच्छे तरीके से तैयार किया जाए तो कर सकती हैं। पर लेकिन सर, तो वही बात है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कभी इस पर गौर ही नहीं करती है, फिक्र ही नहीं कर रही है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। इसी वजह से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त बेवक्त हॉस्टल में चाहे खाने की बात हो, मेस मेस फूड की बात हो, और भी उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है, वक्त बेवक्त वो लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जामिया में जो इसके खिलाफ आप जिस भी लेवल पे हो रखा है वो अपनी बात रखते हैं। जी, और उसी से आप भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप भी जुड़े हुए हैं। मैं कहूँगा कि जो आपकी जो मूवमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग, और आपने अपने इलाके के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। जैसे जीवीएस का जो ग्रुप चल रहा है, वो चाहे जामिया में हो या फिर जेएनयू में हो, और इसमें आपने काम किया, आपके जो जो भी साथ में रहे उन लोगों ने भी काम किया, और ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तालीम बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर ज़रूरत थी इस चीज़ की। तो आपने इसको कैसे सोचा था? शायद आप ही ने शुरू किया था जैसे जामिया में। हम कुछ कई सारे साथी जामिया में हम लोग बैठे थे, और हम ये एहसास कर रहे थे कि जिस तरीके से हम जब जामिया में और तमाम अलग अलग जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं, बड़ी तादाद में वो पढ़ने आते हैं, जी। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ के बच्चों की तादाद कम है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, बच्चे मिलते ही नहीं थे। ढूंढने के बाद पता चला कि बच्चों की तादाद यहाँ पर कम है। तो हमें ये महसूस हुआ कि सबसे जो बेसिक परेशानी उन तमाम, जो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर ड्रॉप आउट केसेस कम है, बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर 12 ड्रॉप आउट केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, लड़कियों के एजुकेशन में तो और भी ज़्यादा पाई जाएगा। और कहीं ना कहीं एक ये भी रहा कि इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, तो फैमिलीज को लगता है कि कि एक सर्टेन टाइम के बाद उनको जॉब के लिए, कहीं काम के लिए उनको बच्चों को उसमें इंगेज कर दिया जाता है। तो शायद हमें महसूस होता था कि सबसे बेसिक जो परेशानी लोगों को, उनको इंफॉर्मेशन की कमी, जी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लैब स्टूडेंट्स के बीच में है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन की कमी है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, उनको क्या क्या चीज़ें एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए पढ़नी चाहिए। पोटेंशियल वाले हमारे बहुत तमाम बच्चे हैं जिनको ये सब तमाम इंफॉर्मेशन, तो हम लोगों ने एक बहुत सारे इस तरह के हमारे साथ के जामिया के स्टूडेंट्स थे, जिनके हम लोगों ने एक मीटिंग शुरू की, जी। और उसके बाद ये फैसला किया कि सब लोग मिलकर विदाउट किसी ऑर्गेनाइजेशन के, हम लोग एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग अब इसको प्रॉपर शुरू करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने पोस्टर लॉन्चिंग किया। उसके बाद ये हुआ कि आपके बेसिक इंफॉर्मेशन की शुरुआत, बाद में ऐसा भी रहा कि स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आती थी एडमिशन से रिगार्डिंग, स्कूल में, जामिया स्कूल को बड़ी तादाद में कॉल्स आते थे,
हेल्पलाइन के ज़रिए हम लोग उनकी मदद करते थे। लोग अलग-अलग स्टूडेंट्स को ज़िम्मेदारी दी जाती थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ज़िम्मेदारी दी जाती थी। उसी का नतीजा ये था कि जामियात की जितनी भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर देखेंगे तो उन तमाम जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जी वहाँ पर वहाँ के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा सभी, चाहे वो एसएफआई में हो, एनएसयूआई में हो, आइसा में हो, जी या और भी जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा एक अवेयरनेस आई है, स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस आई है। तो मेरा कहना ये है कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए। जी, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अगर आपको मौका मिला है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और कोशिश करें कि आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं तमाम सिर्फ अपने इलाके के जिस इलाके से मैं आता हूँ, उनमें तमाम जहाँ से भी जो लोग आते हैं, अगर उनको महसूस होता है कि कि उस पे उनके वहाँ के बच्चों को वो इस चांस नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनकी हेल्प करें, उनको गाइडेंस दें। जी क्योंकि तालीम का हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए। आप सोसाइटी में आपको आपकी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि तालीम के साथ जैसे जैसे आप तालीम हासिल करते जाएंगे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। तो अपनी जिम्मेदारी को आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा करते तो आप अपने एजुकेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपको करना पड़ेगा। और मैं तमाम लोगों से मेरा मतलब, मैं जब भी हमारी बात होती है, अलग अलग जो कल्चरल के स्टूडेंट्स ग्रुप के लोग आते हैं उनसे भी बात होती है, तो यही रहता है, हमेशा मेरा ये रहता है कि एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी और उसमें बहुत अहम है कि लड़कियों की तालीम होनी जरूरी। जी लड़कियों के ताल्लुक से भी हमारा इलाका ज़्यादा ही पीछे है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है बस इतना पढ़ लें कि सिग्नेचर कर ले जाएं, 2-4 किताबें पढ़ ले जाएं, जैसे एक सोच रहती है। जैसे है क्या, बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो माँ से होता है। जी और आज का जो दौर है, जिस तरीके से हम एआई के हम बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, उसमें लड़कियों का तालीम होना ज़रूरी है। और उनके एजुकेशन पे जो भी है, अगर आपको लगता है कि आप अपने गांव से निकले हैं तो आप अपने घर से शुरुआत करें, जी कि आप अपने घर से शुरुआत करें कि मैं अपने घर की बहनों को जहाँ जिसकी लेवल तक आप हैं आप पढ़ा सकते हैं, आपको तालीम हासिल करें। जी ये जो पैट्रियार्की सोच है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए कि और इस मुल्क की हिस्सेदारी में लड़कियों ने बहुत अहम रोल अदा किया। जामिया का सीएनआरसी का मूवमेंट आपको याद होगा, जी लड़कियों ने लीड किया है, जी हमारी बहनों ने लीड किया है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को मौका मिल रहा, जब भी मौका जहाँ भी मौका मिला करें। हाँ, हमारे ड्रॉप आउट केसेस के मसले जो हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो कोशिश की जाएगी कि उसको कम किया जाए, और सबकी जिम्मेदारी है, मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी हमें मिलेगी। जी बिल्कुल। और इस मूवमेंट से वाकई में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने और आपके ग्रुप के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई, उन लोगों ने अपना हक अदा किया कि अपने इलाके में जितनी चीज़ें बता सकते थे बताई लोगों ने, और उससे फ़ायदा होकर के लोग आए हैं, चाहे स्कूल में हो या फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर आए हों, कहीं ना कहीं आए हैं लोग, बहुत इससे सारे फ़ायदा लोग हुआ हैं। है। और इसमें अच्छाई ये रही है कि बहुत सारे साथी हैं। जैसे एक मैं कुछ लोगों का मतलब जिक्र भी करना चाहूँगा। एक नदीम फारूकी है, जी जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक साथ एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि एक आदमी की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर एक पूरी फैमिली बनकर काम करेगा, एक टीम बनकर काम करेंगे, शायद जो एक आदमी एक काम करेगा वो 10 के बराबर 10 लोग जी 100 के बराबर करेंगे। तो उसमें अतीक भाई हैं, दो अलग अलग अतीक भाई हैं, वो कर रहे हैं। फैज़ान भाई हैं, ओसामा हैं, जी सौरभ त्रिपाठी भाई जी जी थोड़ा देर से हमारे साथ वो इस जीडीएस के साथी हिस्सा होते हैं। वो आकर उसमें अपना अहम रोल अदा करते हैं। तलहा भाई हैं, वो करते हैं। फरहान हैं, वो करते हैं। आपके अपने गांव के परवेज भाई हैं, आपको भी पता है कि बड़ी तादाद में उन्होंने स्टूडेंट्स मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा तमाम सीनियर है, एजाज भाई हैं, अब्दुल रहमान भाई हैं, अफजल भाई। जी जी तो सीनियर की भी रही है। कुछ जो जामिया के बाहर के लोग हैं, जिन लोगों ने वक्त बेवक्त हमें फिनेंशियली भी जो भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने किया है। और बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं। एक शम्स भाई है, जो उनका नाम लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनका उनका
एक मदरसे के बैकग्राउंड से आकर उन्होंने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। वो हर एक मीटिंग में आते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए। इसके अलावा कई सारे हमारे इलाके के तमाम जिम्मेदार आ रहे हैं, नूरुल्लाह भाई हैं, जावेद अशरफ, ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं, जावेद अशरफ साहब लोग से लेकर बहुत सारे लोग जो हमें हर हर तरीके से मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी कुछ भी जब शुरू होता है तो अगर आपके अपने का साथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपको टीम वर्क, कलेक्टिव वर्क होगा तो होगा। तो मेरा तो हमेशा से रहा है कि सिर्फ ये किसी एक आदमी के होने तक नहीं महदूद होना चाहिए। जी कोई लोग आते जाएंगे, लोग जाते रहेंगे, जो एक कल्चर शुरू हुआ ये खत्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो जहाँ से भी आते हैं इस तरह का कल्चर डेवलप करे, जी तो ये करना चाहिए। हमारी जो भी बात रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम की रही है, और इस पॉडकास्ट के ज़रिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे DBS के जिनका फ़ायदा हो सकता है और होना भी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर हमें ये सारी चीज़ें बताई और हमें आपने मौका दिया हमें अपनी बात रखने का। और जाते जाते आखिरी बात ये कहनी है कि हालात कितना भी आपके अपोनेंट रहेगा, आपके खिलाफ रहेगा, आपको लड़ाई लड़नी है, हर एक तरीके से लड़ाई लड़नी है। कभी खुद की भी लड़ाई लड़नी होगी, और इसके अलावा जो सोसाइटी में, जो समाज में जो भी बुराइयां हैं, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं जी तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। जी तो समाज में जहाँ भी आप रोल अदा कर सकते हैं, इस रोल को आप निभाएं। मुझे बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि अपनी बात रखें।